अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार हंगामे का दौर जारी है, चर्चाओं का दौर जारी है। इसी बीच बीते दिनों संसद के अंदर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिले, तो वहीं आज अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 4 बजे का वो वक्त होगा जब अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीते दिनों हुई कार्रवाई में जोरदार हंगामा देखने को मिला और हंगामे के साथ ही स्मृति ईरानी समेत तमाम महिला सांसदों ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक इशारे करने के भी आरोप लगाते हुए एक पत्र भी लिखा है। लेकिन आपको सबसे पहले सुनाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसको देते हुए वो एनडीए को घेरते हुए नजर आए हैं। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद एनडीए की तरफ से भी हंगामा जारी रहा। एनडीए की तरफ से सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए तमाम तरीकों के गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही स्मृति ईरानी ने कहा कि इतिहास में पहली बार जब माता के मरने की बात की जा रही हो तो पहली बार ऐसा देखने को मिला कि जो विपक्षी दल है वो ताली बजाते हुए टेबल को पीटते हुए नजर आए। आगे स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले वो भी सुनिए। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। दिन है और आज तकरीबन 4 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में विश्वास दिलाते हुए नजर आएंगे। अपने 9 साल के कार्यकाल में क्या कुछ काम उनके सरकार द्वारा किए गए हैं और साथ ही जो उनकी सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी गिनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन मोदी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव साल 2018 में भी लाया गया था। तब मुद्दा था राफेल डील, जिस पर विपक्षी दल एनडीए को घेरते हुए नजर आए थे। तब संसद के अंदर की स्थिति क्या थी, किस तरीके से हंगामा देखने को मिला था, नरेंद्र मोदी के साथ ही राहुल गांधी एक दूसरे पर किस तरीके से हमलावर थे, वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई। प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है। और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। राफेल विवाद को छेड़ा गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम।
और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं। ये देश कभी माफ नहीं करेगा। ये कितना दुखद है कि इस सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा। मैं समझता हूं और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे? था साल 2018 का, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पूरे एनडीए के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। फिलहाल अगर अब मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भाजपा के लोकसभा में 303 सदस्य हैं और सहयोगियों को अगर मिला दे तो ये आंकड़ा हो जाता है 333। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद, अपनी सरकार के उपलब्धियों को बताने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी हो सकती है और बहुमत के लिए सदन में मौजूदा सदस्यों में 50% से एक अधिक संख्या होनी चाहिए। लेकिन आज लगातार अब सुर्खियों में यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विश्वास हासिल करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। रुक करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए नजर आएंगे। वो समय कब होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर आएंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे और तब विपक्षियों का इंतजार खत्म होगा? देखिए मुस्कान, अगर बात की जाए तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना है और तकरीबन 4 सवा 4 के बीच जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाउस में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। और पिछले 2 दिन से जो विपक्षी लगातार सरकार पर कई आरोप लगा रहे थे, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी से लेकर उन तमाम मुद्दों की बात जिसमें सरकार को घेर रहे थे, डबल इंजन सरकार को घेर रहे थे, उस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोलेंगे और सभी का इंतजार जो है आज, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, आज खत्म होगा। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद अगर देखें तो वोटिंग की जाएगी अविश्वास प्रस्ताव पर। कितने लोग इस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ खड़े हैं और कितने लोग विपक्ष के साथ खड़े हैं। अगर इस आधार पे, एक आंकड़े के आधार पे इसको देखा जाए तो जिस प्रकार से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ भाजपा के पास जितनी बहुमत है, उस हिसाब से विपक्ष को लोकसभा में करारा जो झटका है वो लगने वाला है। अगर एनडीए के सभी लोगों को मिला दिया जाए तो संख्या 333 पहुंचती है और अकेले बीजेपी के 300 से अधिक सांसद है। तो लोकसभा में फिलहाल विपक्ष की जो है वो एक झटका विपक्ष को लगने वाला है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने 2-3 दिन माहौल बनाया था, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई थी कुछ मुद्दों पर और सरकार को आगे आके डिफेंड करना पड़ा था। हमने देखा किस प्रकार से गृह मंत्री आके डिफेंड कर रहे थे, किस प्रकार से स्मृति ईरानी आके डिफेंड कर रही थी और डिफेंड करने की बारी इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। तो शाम को देखिए 4 बजे विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर मौजूद होते हैं, अपने सांसदों को संबोधित करते हैं, उनको कहते हैं कि अब ये ऐसी बॉल है जहां पर हर एक सांसद को चौके और छक्कों की बरसात करनी है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के 2 दिन बीत जाते हैं, वो सदन के अंदर आखिर मौजूद क्यों नहीं होते हैं, वो कार्रवाई में क्यों नहीं हिस्सा लेते हैं? क्योंकि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पूरी सरकार के खिलाफ लाया गया है और अमूमन देखा गया है कि जब भी किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पार्टी का पीएम मौजूद रहता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर यह अविश्वास प्रस्ताव लाया, लोकसभा के स्पीकर ने इसको स्वीकृति दी थी। अगर देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पे लगातार चर्चा हो रही है। स्पीकर डिसाइड करता है कि किस दिन को चुनना है अविश्वास प्रस्ताव के लिए और अभी भी हाउस में इस प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है और आज प्रधानमंत्री को हाउस में आना है और इस पे अपनी बात रखनी है और संबोधन करना है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से देखा जाए, इसके पहले गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला हुआ था और पहले दिन राहुल गांधी के आने की बात हुई, लेकिन उस दिन गौरव गोगोई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ था। दूसरे दिन राहुल गांधी आए, 35 मिनट का भाषण दिया, तमाम आरोप लगाए, मणिपुर पर सरकार को घेरा, डबल इंजन सरकार को घेरा, तमाम पुरानी चीजें भी उन्होंने उल्लेख की और दिखाया किस तरीके से लगातार 10 साल में ये सरकार लगातार कई प्रकार की चीजों का उल्लेख कर रही है, लोकतंत्र की हत्या जैसी उन्होंने बातें की।
इसके बाद अगर बात करें तो आज भाजपा की एक स्ट्रेटजी है कि राहुल गांधी के संबोधन के बाद जो है वो प्रधानमंत्री का संबोधन सबसे आखिरी में हो और उनके संबोधन के बाद वोटिंग किया जाए, जिस प्रकार से ठीक है, देखिए हीरो को पेश किया ठीक है जाता है। विवेक, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो बयान का सबको इंतजार है ही, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार विपक्षी दलों को है। क्या आज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सदन में अपनी बात रखेंगे या फिर विपक्षी दलों के साथ ही एनडीए के भी सांसद आज एक बार फिर से सदन के अंदर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए और एनडीए को घेरते हुए नजर आएंगे? विवेक, देखिए अगर बात की जाए तो हाउस में जिस प्रकार से प्रश्नकाल चलता है, उस प्रश्नकाल में सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार है। उस प्रश्नकाल में अगर किसी का प्रश्न बाकी रहा होगा तो वो सांसद, वो सदस्य वो प्रश्न पूछेगा और आज का दिन निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री संबोधन करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से लगातार विपक्ष राह देख रहा है कि कब ये देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए और इस मामले पर बोले। अगर पीछे लौट के जाया जाए और देखा जाए कि ये अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया गया और किस ब्याह पे लाया गया, तो ये चीजें निकल के आएंगी कि सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर बुलवाने के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार से गौरव गोगोई के माध्यम से स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का लेटर दिया, स्पीकर ने तुरंत स्वीकृति दी और उस समय विपक्षी गठबंधन INDIA के कई नेताओं ने विरोध भी जताया कि बिना हमसे पूछे आपने अविश्वास प्रस्ताव की बात कैसे कर दी, यह अभी सही समय नहीं है सरकार खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करने की। लेकिन फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, उस पर बहस हो रही है 2 दिन से और आज तीसरा दिन है और देखा जाता है कि इन सब मुद्दों पे लगातार पक्ष विपक्ष चर्चा करते हैं, कई आरोप। ठीक है, देखिए विवेक, लेकिन पक्ष और विपक्ष की तो चर्चाओं का दौर जारी रहा दोनों के ही बीच में, लेकिन संसद के अंदर का जो तापमान है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को फिर से वो सभी बयान सुना दे जो स्मृति ईरानी ने हमलावर होते हुए विपक्षी दलों पर लगाए हैं। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। वापस रुक करते हैं एक बार विवेक का, जिस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, अभी आपने स्मृति ईरानी का बयान भी एक बार फिर से सुना जब वो विपक्षी दलों पर हमलावर होती हुई नजर आई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी पर एक गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं महिला सांसदों के द्वारा, जिसमें यह लिखा गया है एक लेटर जो कि अध्यक्ष के नाम यानी कि स्पीकर के नाम भेजा गया है कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों को देखकर आपत्तिजनक इशारे किए हैं। इसको लेकर क्या स्पीकर की तरफ से कुछ कहा गया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी स्मृति ईरानी के इस आरोपों को बेबुनियाद बताती हुई दिख रही है? देखिए अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से इसके अलग अलग विजुअल जो है अलग अलग एंगल से हाउस से दिखाई भी दिए हैं और जिस तरीके से स्मृति ईरानी अपनी बात रख रही थी और इस एक विजुअल इस प्रकार से भी दिखाया गया कि स्मृति ईरानी जब अपनी बात रख रही थी उस समय राहुल गांधी के हाथ से कुछ छूटा, उसको उठाया और जिस तरीके से लगातार उनके सामने बैठ के जो एनडीए के सांसद उनका विरोध कर रहे थे उनकी तरफ देख के उन्होंने एक फ्लाइंग किस किया था, न कि किसी महिला की तरफ यह अभद्र इशारा था। इस प्रकार की चीजों से कांग्रेस इस चीज को डिफेंड कर रही है, लेकिन सदन में मुद्दा क्या होना चाहिए और चर्चा किस बात की हो रही है ये भी एक मायने रखने वाली बात है। आप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है विवेक, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आप तक पहुंचा दें। एक अहम और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है। जी हां, बड़ी और अहम खबर बता दें कि पीएम मोदी के भाषण पर पीएमओ ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी के भाषण पर पीएमओ ने ट्वीट करते हुए ट्विटर पर ये जानकारी साझा की है। शाम 4 बजे के करीब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए नजर आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज फाइनल राउंड की चर्चा होनी है और तकरीबन शाम 4 बजे का वो वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी सरकार का, साथ ही 9 साल की जो काम किए गए हैं उनकी सरकार के द्वारा, उसके बारे में विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे। और ये पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि शाम 4 बजे के करीब वो समय होगा जब प्रधानमंत्री सदन के अंदर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। महज पक्ष ही नहीं रखा जाएगा, इस दौरान
तमाम विपक्षी दल यानी कि INDIA को घेरते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। विवेक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं। देखिए विवेक, अब तो पीएमओ ने ट्वीट भी कर दिया है कि शाम 4 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर जो विपक्षी दल है उनको घेरते हुए नजर आएंगे, साथ ही अपने सरकार की जो उपलब्धियां है उसको बताते हुए नजर आएंगी। वो कौन कौन से मुद्दे होंगे विवेक, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज बोलेंगे ही नहीं, साथ ही विपक्षी दलों पर हमला भी बोलते हुए नजर आएंगे? विवेक जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पिछले 2 दिन से विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष पे अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए बात कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री हाउस में नहीं है, उनको आना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। अगर एलिगेशन लग रहे हैं तो उनको आगे आके अपनी बात रखनी चाहिए। खैर, पीएमओ ने अब ट्वीट कर दिया है और जिस प्रकार से पहले से भी हम जानकारी देते आ रहे हैं कि शाम 4 बजे प्रधानमंत्री हाउस आएंगे और संबोधन करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर बात करेंगे और विपक्षी सांसदों के एलिगेशन का जवाब देंगे। तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार से जिस मुद्दे के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, मणिपुर का मुद्दा, उस पे प्रधानमंत्री बोलेंगे। और जिस प्रकार से बात की जाए तो अमित शाह ने इस मुद्दे पर पहले भी बोला हुआ है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस मामले को ब्रीफ करेंगे। अगर अमित शाह के शब्दों में कहें तो मणिपुर में जब पीएम नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो 700 लोग मरे थे, उस समय भी वो प्रधानमंत्री वहां पे नहीं गए। अगर बात करें तो खुद 3 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर में थे, 23 दिन तक गृह राज्य मंत्री थे। लगातार मॉनिटरिंग हो रही है सरकार की तरफ से, पहले भी कहा जा चुका है। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों ने, इस पे अपनी सरकार का एक रुख रखेंगे। और जिस तरीके विकास की गति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9 सालों में दिखाई है, इस पे अपनी सरकार का एक वक्तव्य रखेंगे, इस पे अपनी सरकार को डिफेंड करेंगे। और बात की जाए तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार में जो चीजें हुई थी उसको दुरुस्त किया गया है, इसको भी लेके कांग्रेस पर तमाम ऐसे राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक दलों पे जो है निशाना साधते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख सकते हैं। ठीक है, देखिए विवेक, आखिरी सवाल अब आपसे रहेगा कि देखिए कहीं ना कहीं विपक्षी दलों का समूह यानी कि INDIA ये तो जानता है बखूबी कि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। अभी तक देश में तकरीबन 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं इस प्रस्ताव को मिलाने के बाद, लेकिन ज्यादातर केसों में यही हुआ है कि सरकारें नहीं गिरी हैं। तो आखिर विपक्षी दल इसको हथियार किस तरीके से बनाते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद सबसे जरूरी बात यह है कि सदन में आपके सदस्य कितने हैं। जो भी गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहा है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में फुल मेजोरिटी में है, इसको किसी भी सहयोगी दल की जरूरत नहीं है लोकसभा में खुद को डिफेंड करने के लिए। और उसके बाद अगर बात की जाए तो राज्यसभा में भी हमने देखा है किस प्रकार से जब आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक अध्यादेश लाया गया था उसमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विजय हुई थी। तो ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव शुरू से ही खारिज माना जा रहा था जो राजनीतिक जानकार है, लेकिन सिर्फ मणिपुर के मुद्दे पर उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री से सवाल जवाब करने के लिए कांग्रेस की पहल पे यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी गठबंधन INDIA के द्वारा लाया गया है। इसके पहले भी 27 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, इस पर जवाब सरकार दे चुकी है। 2018 में अगर बात की जाए तो TDS ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ और उस समय 325 वोट जो है वो सरकार के पक्ष में गिरे थे, अब विपक्ष के पक्ष में 126 वोट गिरे थे। अभी ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब तो पीएमओ की तरफ से ट्वीट भी कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे का वो समय होगा जब सदन के अंदर अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे, अपने सरकार के कार्यकाल में उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को बताते हुए भी नजर आएंगे। आज एक बार फिर से एक सवाल पूछना लाजमी हो गया है कि क्या वाकई देश भर में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? आज ये सवाल एक बार फिर से उठा है क्योंकि झांसी और बदायूं से एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं का खुलासा हुआ है, जहां महिलाओं के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि पहली घटना झांसी से है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र में 2 अगस्त को एक 20 साल की युवती लापता हो गई थी। 4 अगस्त को युवती घर लौटी तब उसने बताया कि उसको 2 लड़के अपने साथ होटल ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वही दूसरी घटना बदायूं से है, जहां महिलाओं के साथ जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग महिलाओं को सड़क पर गिराकर पीट रहे हैं, उसके ऊपर ईंट पत्थर से बार बार हमला कर रहे हैं। मारपीट में 2 महिलाओं को गंभीर चोटें भी आई है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं ये 2 अलग-अलग तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर बदायूं की है, जहां पर बीच सड़क पर महिलाओं को जमकर पीटा गया और साथ ही पत्थरों से महिलाओं पर वार भी किए गए। महिलाओं की स्थिति फिलहाल गंभीर है। तो वहीं झांसी में एक 20 साल की युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और तकरीबन 50 घंटे यानी 2 दिन का वो समय था जब लगातार युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता रहा और युवती नशे की हालत में घर पहुंचती है। युवती ने अपनी आप बीती अपने परिजनों को बताई। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इतनी सारी वारदातें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा कानून है, क्या वो इतना कमजोर हो चुका है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है? आखिर क्यों युवकों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो महिलाओं के साथ किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले सोचते तक नहीं है? तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली 2 अलग-अलग तस्वीरें सामने आई हैं। पहली तस्वीर बदायूं से हमने आपको दिखाई, जहां पर एक 20 सड़क पर 2 महिलाओं को जमकर पीटा जाता है, पत्थरों से पीटा जाता है, उसका वीडियो तक बनाया जाता है। आसपास में राहगीर भी मौजूद है। किसी एक राहगीर ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। तो वही दूसरी तस्वीर झांसी से थी, जहां एक 20 वर्षीय युवती के साथ तकरीबन 50 घंटे तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और युवती नशे की हालत में घर पहुंचती है, जिसके बाद वो अपने परिजनों को आपबीती बताती है। वही पुलिस ने इस पूरे मामले में फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। तो एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर बदायूं से है। तो 50 घंटों तक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। ये खबर झांसी से है, जहां एक युवती को होटल ले जाया गया। तकरीबन 2 लड़कों ने युवती के साथ 50 घंटे यानी कि 2 दिन से भी ज्यादा का समय था जब उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 2 दिनों के बाद जब युवती नशे की हालत में घर पहुंचती है, तब इस पूरे मामले का खुलासा होता है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि आखिर ये जो अपराधी इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं, क्या उनमें कानून का खौफ नहीं है? क्या महिलाओं के साथ कोई भी जब अपराध होता है तो क्या युवकों में खौफ नहीं होता है कि कानून उनको सख्त से सख्त सजा देगा? रुक करते हैं कलीम का, जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही झांसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। पहला सवाल होगा भरत नामदेव से। देखिए भरत, झांसी में एक युवती का तकरीबन 50 घंटे तक यानी कि 2 दिन से ज्यादा का वो समय होता है जब उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और इस पूरे मामले का खुलासा तब होता है जब युवती नशे की हालत में घर पहुंचती है। इस मामले पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं झांसी के जो पुलिस अधीक्षक हैं राजेश एस का कहना है कि एक आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला झांसी में जो हुआ है, उससे झांसी समेत जगह जगह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि पुलिस प्रशासन लगातार 2 दिनों तक कर क्या रहा था। 2 दिनों तक युवती लापता रही, उसके साथ तकरीबन 50 घंटे तक दुष्कर्म की वारदात, सामूहिक दुष्कर्म उसके साथ किया गया। जब नशे की हालत में युवती घर पहुंचती है, जब इस मामले का खुलासा होता है और परिजन उसे लेकर फिर थाने पहुंचते हैं। जी नहीं, देखिए भरत, एक सवाल यहाँ ये भी अहम हो जाता है कि जिन लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जो 2 युवक युवती को जबरन होटल के अंदर लेके गए, क्या युवती उन दोनों युवकों को जानती थी या ये सभी अज्ञात लोग थे? जी बिल्कुल, युवती का बयान है, उसके जरिए उसने कहा है कि वो युवकों को नहीं जानती थी, जबरन उसको बैठाया और ले गए। जिसके बाद वह एरच लेके पहुंचे, एरच के बाद उसे ओरछा लेके पहुंचे। करीब 2 दिन तक उसे घुमाया गया, उसे शराब भी पिलाई गई, इस दौरान उसे गांजा भी पिलाया गया, नशा भी उसे जबरन कराया गया। उसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जी
ठीक है कलीम, अब आपका रुख करते हैं। देखिए लगातार जो महिलाओं के खिलाफ है वो अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम संसद की बात करें तो वहां भी मणिपुर हिंसा को लेकर जिक्र किया जाता है, महिलाओं में किस तरीके से महिलाओं के साथ मणिपुर में बर्बरता की गई थी इसकी भी बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी में कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार किया गया है। तो क्या माना जाए कि अपराधियों में अब कानून का खौफ नहीं है क्या? क्या यूपी में महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की नहीं है क्या? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए मणिपुर हिंसा को लेकर के, अगर हम यूपी के बदायूं जिले की जो घटना है उसको देखें तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि बदायूं की जो घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसमें एक युवती के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, उसको ईंटों से पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बदमाश है वो लगातार पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं। क्योंकि यूपी में कई ऐसी घटनाओं के सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि युवतियों के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, उनके साथ दुष्कर्म की वारदातों को अंजाम दिया गया, और लगातार जो महिलाओं के मुकदमों की बात की जाए वो आंकड़े भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फिर चाहे उसमें युवती हो, किशोरी हो या फिर मासूम बच्चियां हो। क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं साफ तौर से कह सकते हैं कि जो चुनौती है, एक बड़ी चुनौती पुलिस को मिल रही है, और उस चुनौती पर जब वीडियो वायरल होता है तब उसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है। लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी देखी जाती हैं जिसमें आरोप लगते हैं कि पुलिस के पास वो शिकायत लेकर गए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, और उसके बाद कार्रवाई के लिए वो लगातार विधानसभा भी पहुंचते हैं। क्योंकि अभी हम हाल ही की बिल्कुल घटना सही की बात आपने करें। कलीम कहा। देखिए जो झांसी का मामला है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जो युवती है और उसके परिजन है वो लगातार यही कह रहे हैं भरत कि हम पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो हमें मजबूर होकर एसएसपी कार्यालय जाना पड़ा। अब जो पुलिसकर्मी कार्रवाई नहीं किए हैं उस मामले में, क्या उनसे भी पूछताछ की जाएगी क्या भरत? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि झांसी के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं राजेश एस, उनका एक अलग ही रुख समझ में आता है, क्योंकि ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के लिए वह जाने जाते हैं। लेकिन अभी तक इस मामले में जो पुलिस कर्मियों ने सुनवाई नहीं की या 2 दिन तक परिजन उनके भटकते रहे, उन पर क्या कार्रवाई होगी यह देखने वाली बात होगी। जी ठीक है कलीम, वापस आपका रुख करते हैं। देखिए अभी भी लगातार जो भरत नामदेव है जो झांसी से लगातार हमारे साथ बने हैं वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है जिस वजह से महिलाओं को न्याय नहीं मिलता है। तो अब पुलिस की लापरवाहियों पर आखिर एक्शन कौन लेगा? अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, अगर हम यूपी की बात करें तो उस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पुलिस की ही लापरवाही है, वो FIR लिख लेते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से हम बात करें, जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुए, पुलिस पर जो आरोप लगे, उसमें हम अगर मेरठ की बात करें, बदायूं की बात करें, झांसी की बात करें या फिर राजधानी लखनऊ की बात करें, क्योंकि कानपुर की भी ऐसी घटना सामने है। क्योंकि जैसा कि अभी आपको मालूम है कि अभी विधानसभा सत्र, जो मानसून सत्र चल रहा है, इसी दौरान एक युवती विधानसभा के पास पहुंचती है और आत्महत्या का प्रयास करती है। उसके भी कई गंभीर आरोप थे पुलिस के ऊपर कि पुलिस के पास जब वो शिकायत लेकर गई थी तो पुलिस ने किसी तरह की उसकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद उसको ये कदम उठाना पड़ा। और अगर दूसरी बात करें, जो राजधानी लखनऊ में कल आशियाना में एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें एक युवती ने जिस तरीके से सीएम के मेल पर एक मेल किया और उसने आत्महत्या करने की चेतावनी दी, क्योंकि उसका भी आरोप था कि लगातार उसका शारीरिक शोषण किया जाता था। 2 लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, तो उसकी FIR नहीं दर्ज की गई थी। लगभग 15 दिनों से वो पुलिस के चक्कर काट रही थी। लेकिन जब उसने इस तरह की मेल की और उस मेल किया, जब जवाब मांगा गया, तब कहीं ना कहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी की बात की जाए तो गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है जिस तरीके से आरोप लगातार बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर के भी एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से यूपी सरकार जिस तरीके से दावे कर रही थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये उसको भी एक चुनौती मिल रही है। और इसको लेकर के जो विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार इसको लेकर के हमलावर हो रहा है। जैसा कि सपा की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए, तो उन्होंने बदायूं वाली जो घटना है उसको लेकर के लगातार ट्वीट किया है। क्योंकि जिस तरीके से मानसून सत्र की बात की जाए तो उसमें भी महिलाओं के मुद्दे को लेकर के एक विपक्ष ने घेरा था। क्योंकि मणिपुर घटना में जिस तरीके से बर्बरताएं सामने आ रही थी उसको लेकर के जो घेरा जाता था, तो उसको लेकर के साफ कहा गया था कि यूपी की घटना बताइए। फिलहाल अब यूपी की जो घटना सामने आई है उसको लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमलावर होगा, तो उसको देखना भी ये होगा कि आखिर जो महिला की सुरक्षा के दावे जो किए जा रहे हैं उन दावों को लेकर के कितनी काम की जाएगी। क्योंकि अगर हम गुलाबी व्यवस्था की बात करें, जो गुलाबी व्यवस्था पूरी तरीके से लागू की गई थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, तो लेकिन उसमें खासतौर से ये देखा जा रहा था कि गुलाबी व्यवस्थाओं के पास जो महिलाएं शिकायत लेकर पहुंच रही थी, जो गुलाबी व्यवस्था यानी कि पिंक बूथ पर जो पुलिसकर्मी बैठाए गए थे, वो उन सभी मामलों को लेकर के थाने ट्रांसफर कर दे रही थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब पिंक बूथ बनाया गया था तो पिंक बूथ में जो महिलाएं बैठी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जो महिला पुलिसकर्मी के पास पहुंच रहे पीड़ित उनका निस्तारण करें। लेकिन वो सीधा ठीक है, धन्यवाद भरत और कलीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।